दोस्तों नमस्कार। हमने राजस्थान की लोक कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान के जो 5 पीर हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। साथ ही साथ श्री गोगाजी बावशी के ज्येष्ठ पुत्र श्री केशरिया कुंवर जी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। दोस्तों देखिए, पंच पीरों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, आप सब जानते ही हैं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा टॉपिक है राजस्थान की लोक कला एवं संस्कृति के अंदर, जिसका नाम है दोस्तों स्थापत्य कला। क्या नाम है दोस्तों? स्थापत्य कला। उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक कला एवं संस्कृति का। इसको पढ़े बिना हम राजस्थान की लोक कला एवं संस्कृति की कामना ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इस स्थापत्य कला को पढ़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा आगे जाके कि इसको पढ़ने के साथ साथ हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्थापत्य कला का जुड़ाव सीधे तौर पे हिस्ट्री से है। इसलिए भले ही मैं लोक कला एवं संस्कृति आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें जो टॉपिक आएंगे ना दोस्तों इस स्थापत्य कला के अंदर, उसमें मुझे ना चाहते हुए भी आपको हिस्ट्री पढ़ानी ही पड़ेगी और आपकी हिस्ट्री लिंक होती हुई जाएगी इस टॉपिक के साथ और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्थापत्य कला होती क्या है। तो आसान शब्दों में आपको बताऊं, आपने एक नाम सुना होगा वास्तु दोष, वास्तु शास्त्र। ये दो शब्द आपने जरूर पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक होता है दोस्तों वास्तु दोष, ठीक है, एक होता है दोस्तों वास्तु शास्त्र। ये नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे ना दोस्तों। तो बिल्कुल ये जो है, ये वास्तु शास्त्र और वास्तु दोष सीधे तौर पे इस स्थापत्य कला से ही संबंधित हैं। अब वो कैसे? देखिए, इस स्थापत्य कला का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों वास्तुकला। क्या बोलते हैं दोस्तों? वास्तुकला। मैं यहाँ पे दूसरी पेन ले लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, दिखाई भी देगा। देखिए दोस्तों, ये क्या है? वास्तुकला। इसी का दूसरा नाम है स्थापत्य कला। अब वास्तु दोष आप दिखाने के लिए किसके पास जाते हो? आप जाते हो पंडित महाशय के पास। वो वास्तु शास्त्र जो ये सब दोष वगैरह देखते हैं, एक किताब होती है, उस शास्त्र का नाम क्या है? वास्तु शास्त्र। उसके अंदर वो आपका वास्तु संबंधित दोष देखते हैं, ठीक है, और फिर आपको बताते हैं कि आपके ये वास्तु दोष है। अब मैं बार बार आपको वास्तु दोष समझा रहा हूं, लेकिन वास्तु दोष किसी इंसान विशेष पे लागू तो होता नहीं। वो किस पे लागू होता है दोस्तों? भवन पे होता है। किस पे लागू होता है? भवन पे। यानी कि हम वास्तु दोष दिखाने के लिए पंडित के पास जब जाते हैं, तब हम अपना वास्तु दोष नहीं दिखाते, हम अपने घर का वास्तु दोष दिखाते हैं। समझ में आया? यानी कि भवन बनाने की जो कला है ना, वो क्या है? वास्तु कला है। ये सीधे शब्दों में यहां से निकल कर आ गई बात। यानी निर्माण संबंधी जो भी कला है वो वास्तु कला है। और जब निर्माण बनाने के अंदर किसी प्रकार का दोष होता है तो उसका पता हमें किस शास्त्र से लगता है? वास्तु शास्त्र से लगता है, ठीक है। इसीलिए आपके एग्जाम में दिशा संबंधी भी प्रश्न आते हैं। अगर आप, मुझे वो एग्जाम का नाम अभी पता नहीं है, लेकिन उस एग्जाम में सीधे तौर पे आया था कि ईशान कोण जो है वो किस दिशा में पड़ता है या किन दो दिशाओं के मध्य आता है। अब हम लोग स्थापत्य कला के अंदर उस कोण के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, हम सीधा स्थापत्य कला को शुरू करते हैं, फिर स्थापत्य कला के अंदर जो टॉपिक है वो करते हैं। लेकिन सीधा स्थापत्य कला लिख रखा है तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है और सीधा ऊपर से उठा के दे दिया उन्होंने, तो हमें उन दिशाओं के बारे में पढ़ना होगा। तो हम सबसे पहले आपको बताएं दोस्तों, देखिए कि दिशा क्या होती है। मैंने आपको बता दिया स्थापत्य कला निर्माण संबंधी कला, ठीक है। जो मनुष्य किसी भी चीज का निर्माण कराएगा उस संबंधी जो भी कला है वो क्या है? स्थापत्य कला, ठीक है। और उसका दोष जिस शास्त्र में देखा जाता है उसका नाम है वास्तु शास्त्र। क्या है दोस्तों? वास्तु शास्त्र, ठीक है। और जो वास्तु शास्त्र देखा जाता है तो उसमें सबसे पहले मुख्यतः दिशा देखी जाती है। तो उस दिशा को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 4 लाइनें ऐसे बना देनी है, ठीक है। सबसे पहले हम सब जानते ही हैं कि ऊपर उत्तर होती है, तो नीचे क्या होगी दोस्तों? दक्षिण होगी, ठीक है। सूर्य भगवान इस दिशा में उगते हैं, पूर्व हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगी पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 रेखाएं यहाँ पे और बना देनी है। 1 2 3 4, मतलब 2 रेखाएं बनानी है, तो यहाँ पे 4 भाग और आ जाएगा। 1 2 3
4। अपन कमरा देखते हैं तो वहाँ पे कोने होते हैं ना, उन कोनों से याद रखना है कि ये एक प्रकार से कमरा है। क्या है दोस्तों? कमरा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 4 कोने हो गए। इन 4 कोनों के अंदर आपको नॉर्मली याद रखना है, हम सबसे पहले दिशा किसका नाम लेते हैं? उत्तर का लेते हैं। और सूर्य भगवान कहाँ उगते हैं? पूर्व में। इसीलिए सबसे उत्तम जो कोण होता है वो ये वाला होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ये फर्स्ट वाला। और इस कोण को बोलते हैं दोस्तों ईशान कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईशान कोण। ये आपको याद रखना है। ईशान कोण के जस्ट नीचे वाला ये वाला जो भाग है, जिसको बोलते हैं हम सेकंड वाला कोण, जिसका नाम हम दे देते हैं नैऋत्य कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? नैऋत्य कोण। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा भाग। नंबर 3, ये वाला जो भाग है, कौन सा? पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच वाला, इसको बोलते हैं पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में कौन सा कोण पड़ेगा? अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो होगा दोस्तों अग्नि कोण। क्या होता है दोस्तों? अग्नि कोण। ठीक है। और चौथा, आपका उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में जो कोण पड़ता है वो है दोस्तों वायव्य कोण। कौन सा दोस्तों? वायव्य कोण। ये एग्जाम में आ चुका है, ऐसा पूछा गया था कि उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा कोण पड़ता है? ईशान कोण पड़ता है। और कई लोग पढ़ के ही नहीं गए, 1 नंबर कट हो गया। तो हमने क्या पढ़ा? स्थापत्य कला ऐसी कला जो निर्माण से संबंधित होती है, उसको हम स्थापत्य कला बोलते हैं। जैसे कि नदी का निर्माण नहीं हुआ, वो स्वतः हुई है, तो वो स्थापत्य कला में नहीं आएगी। लेकिन बावड़ी मनुष्य ने निर्माण कराई है, स्थापत्य कला में आएगी। दुर्ग स्थापत्य कला में आएंगे। महल स्थापत्य कला के अंदर आएंगे। ठीक है। तो ऐसी चीज जो मनुष्य ने निर्माण की है, भवन वगैरह, वो सब स्थापित किए गए हैं, वो क्या है? आपके स्थापत्य कला में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां तक आपका सब क्लियर हो गया होगा। तो स्थापत्य कला के अंदर अब आप यहां पे एक सवाल निकल के आ जाता है कि स्थापत्य कला का इजाद ही क्यों किया गया? भाई हम निर्माण ही क्यों करते हैं? ये प्रश्न भी आ जाता है कि स्थापत्य कला के मुख्य 3 स्तंभ होते हैं और उनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। देखो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपका पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता जाए, ताकि आप भले किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको बेसिक जो है ना वो क्लियर होगा, तो आप आगे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो देखिए, स्थापत्य कला के अंदर इसके 3 स्तंभ हैं। लोग निर्माण क्यों करते हैं, ये सवाल है कि स्थापत्य कला के अंदर निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 3 उद्देश्य हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और एक मात्र अकेला भी हो सकता है। पहला है दोस्तों सुरक्षा। जैसे कि दुर्ग वगैरह का निर्माण क्यों किया गया जाता है? सुरक्षा के उद्देश्य से। दूसरा दोस्तों होता है सौंदर्य। जैसे बाग बगीचों का निर्माण क्यों किया जाता है? सौंदर्य के लिए, भ्रमण के लिए। और तीसरा दोस्तों होता है उपयोगिता, यानी कि हम स्थापत्य कला का अपने उपयोग, जैसे कि लोग भवन का निर्माण अपने रहने के लिए करते हैं, अनाज भंडार का निर्माण अनाज को रखने के लिए करते हैं, तो इसकी उपयोगिता के हिसाब से भी हम स्थापत्य कला के अंदर निर्माण करते हैं। जैसे बावड़ियों का निर्माण, जितने भी जलाशय हैं उन सब का निर्माण जो मनुष्य ने करवाया है वो उपयोगिता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये आ सकता है प्रश्न कि स्थापत्य कला के अंदर दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं, निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं? तो वो दोस्तों तीनों श्रेणी में भी आ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः किस श्रेणी में आएंगे? आपके सुरक्षा की श्रेणी में आएंगे। जैसे एक प्रश्न आएगा दोस्तों, बुर्ज स्थापत्य कला की किस श्रेणी में आएंगे? तो वो दोस्तों केवल सुरक्षा की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, सौंदर्य में नहीं, क्योंकि बुर्ज जो होते हैं वो सैनिकों के रहने का स्थान होता है। वो सैनिक जब निगरानी करते हैं ना किलों के अंदर, वहाँ पे उनके निर्माण के लिए जो उनके रहने के लिए जो निर्माण आकृति निर्माण की जाती है, भवन का निर्माण किया जाता है, उन्हें बुर्ज कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर्वाधिक बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है। ठीक है, उसके अलावा उपयोगिता की श्रेणी में, जैसे आप अगर ले लें यहाँ पे कोई भी प्रकार का भवन है या जलाशय, ठीक है, तो ये सब जो है उपयोगिता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो था
वो यहीं पे मैं सीमित करता हूँ। आगे हम दुर्गों को शुरू कर रहे हैं स्थापत्य कला में, तो वो करते हैं अगले वीडियो में।